हाँ जी, नारायण मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर सॉल्यूशन है वो देख रहे थे। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। 5 क्वेश्चंस मोटा मोटा पूछे गए थे और एक क्वेश्चन ऐसा था जो शायद एग्ज़ाम में मतलब नहीं होने लायक था, मतलब करते तो शायद फंस जाते और अधिकतर से नहीं हुआ होगा, कोई होगा जो कर लिया होगा, है ना। वो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये लेके आए कैसे होगा हमारे एग्जाम में सेकंड ग्रेड में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। बस इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए हुए थे पर ये नहीं किया हुआ था, है ना। बाकी के क्वेश्चंस आसान है। ये वाला क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन 30 सेकंड से कम टाइम में भी मिल जाएगा अपने को। कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें भी देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अपने को जो है कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ने ही पढ़ने, है ना। कौन से? एक तो कन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर, है ना, आइसोगोनल देखना है, कन्फॉर्मल के देखना है। दूसरा, ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने पहले भी कराए थे इसके ऊपर एक नॉर्मल फॉर्म, ये 3 जगह में से मतलब अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। दूसरा जो है अपने पास एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, है ना, खासकर पोलर फॉर्म ध्यान हो तो अच्छी बात है, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं है, किस z इक्वल टू 0 पर, जो 2-3 पहले देखे थे और एक ये अगला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, बाकी एंटायर फंक्शन ये सारी चीज़ें अपन देख के आए थे और अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अगर मैं ढंग से देखूंगा ना तो ये साइन जेड है। कौन है? साइन जेड। साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, उसमें खोलेंगे साइन एक्स कोस आयोटा वाई, और कोस आयोटा वाई होता है कोस हाइपरबोलिक वाई, साइन आयोटा वाई होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, कुल मिला के ये साइन जेड बनता है। और साइन जेड सब जगह एनालिटिक होता है। अब ऑप्शंस में कंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही है तो एक चीज़ ध्यान रखना, एनालिटिक है इसका मतलब वो सब जगह डिफरेंशिएबल है ना। जहाँ जहाँ एनालिटिक है वहाँ डिफरेंशिएबल है। उल्टा होना जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो तो जरूरी नहीं कि वहाँ एनालिटिक हो, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है। बट एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो हमने पढ़ा हुआ कॉन्टिन्यूस हमेशा होगा, कंफर्म। तो ऑप्शंस में ही वही है, साइन जेड एंटायर फंक्शन है, एवरीवेयर एनालिटिक है, सब जगह एनालिटिक है। तो वो क्या कह रहा है, डिसकंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब जगह एनालिटिक मतलब सब जगह डिफरेंशिएबल मतलब सब जगह कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर एंड नहीं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एनालिटिक। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन, है ना। एक तो ये और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सबसे आसान थे। मतलब ये दोनों अगर आप छोड़ के आ रहे हो ना, ये नहीं करके आ रहे हो ना, तो आप एग्जाम में पीछे हो बाकी लोगों से। बाकी के थोड़े ठीक क्वेश्चन है। अब अगला सुनना, वो कह रहा है w इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4 वेर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। w ये है, ट्रांसफॉर्म दिस सर्कल, इस सर्कल को स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट लाइन में मैप करेगा, है ना। तुम्हारा पता नहीं कुछ हो सकता है, पहले तुमको ज्योमेट्री अच्छे से दिखनी जानी चाहिए। ये सर्कल 0 से गुजर रहा है, सेंटर इसका 2,0 है और रेडियस इसकी, है ना, 2 आ जाएगी, यही है ना। तो अब जो है इसका मतलब ये है कि 0 से गुजर रहा है। 0 पर z कितना होता है? 0। तो 0 पर w कितना दे रहा है? 3/4 माइनस 3/4। ये तो देखो आराम से, बस यही है क्वेश्चन सोचने वाला, हो गया वहीं पे खत्म। देखो एक चीज तो है कि पूरा सोल्व करना, एक ये है कि भाई अपने को पता है कि ये मैपिंग इन चारों, इस सर्कल के हर एक पॉइंट को इनमें से किसी लाइन पर मैप करेगी। तो अब अपने को ये देखना है कि भाई कौन सा, है ना, इनमें से कोई पॉइंट उठाया, उसकी इमेज निकाली और वहां से हमको क्या दिख रहा है, बस कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे दिखना, अगर मैं यहाँ पे z 0 करता हूँ, क्योंकि z 0 जो है इस लाइन पर है, 0,0 सॉरी इस सर्कल पर है ना, ये जो सर्कल है ऐसा बन रहा है 2 0, है ना, इस सर्कल पर है। तो 0 मतलब z यहाँ करेंगे तो 3/-4w, मतलब w जो रियल पार्ट है ओनली, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है ना। w में क्या होता है? u प्लस आयोटा v। तो u इक्वल टू अपने को कुल मिला के जो भी है रियल पार्ट, वो जो अपने को मिल रहा है -3/4, है ना, यही मिल रहा है। अब इनमें से किस जगह हमको u इक्वल टू -3/4 किससे मिल रहा है?
जैसे इसमें मिल रहा है u इक्वल टू -5/2, समझ रहे हो, W प्लेन में u इक्वल टू माइनस ये u ये v, u इक्वल टू -5/2 मतलब ये लाइन, इसमें u इक्वल टू -3/4 मतलब ये लाइन, इसमें u इक्वल टू 1 और इसमें u इक्वल टू 3/2, तो ये 4 लाइन है। अब u इक्वल टू -3/4 तो ये जो लाइन है इसी पर मिल रहा है ना, u इक्वल टू -3/4, तो इसका मतलब यही लाइन है। आंसर यही है, 30 सेकंड का सवाल है बस, बाकी के सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हाँ, y में होता कुछ होता तो और सोचते, पर ये जो है -3/4, 0, w जो है हमारा मतलब u, v इस पॉइंट से गुजरेगा, इसकी इमेज इस पॉइंट से गुजरेगी। अब ये पॉइंट सिर्फ इस लाइन में है तो आंसर यही है, बाकी के नहीं है। सर एक और में होता तो और भी चेक करते, बट आसान है भाई। आप सर्कल का सबसे आसान पॉइंट, ये भी तो है पॉइंट 4, 0, ठीक है, जेड या इन्फाइनाइट बन जाएगा, जेड इक्वल टू 4, ठीक है। और भी पॉइंट है पर वो अपने को निकालना है, जैसे ये 2 है और यहाँ 2 रेडियस है, 2, 2 मतलब 2 + 2 आयोटा, तो ऐसे पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। पर जो सबसे आसान वाला है वो पुट करके देखते हैं। आया समझ में, है ना, आराम से कि भाई इसका पॉइंट उठाया क्योंकि ये सर्कल स्ट्राइट लाइन पर मैप करेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्कल के हर एक पॉइंट की इमेज इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगी, तो 0, 0 की इमेज यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब अब जो है 0, 0 की ना तो इस लाइन पे, ना इस लाइन पे, ना इस लाइन पे, तो यही लाइन है इसका मतलब जो इसको मैप करेगी। सिंपल सा है, ये होता है हमारा जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है ना, वो ये होती है। बाकी तो सोल्व करना है, बनाना है, बहुत बेजमारी है ना। हाँ, 30 सेकेंड के अंदर हो सकता है ये सवाल बस, ठीक है। क्रॉस रेशियो ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1, Z2, Z3, Z4 इज रियल इफ एंड ओनली इफ, है ना। ये पॉइंट्स कहाँ है, इस सीधे सीधा ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट है कि चारों एक वृत्तीय हो तो Z1, Z2, Z3, Z4 का क्रॉस रेशियो हमेशा रियल आता है। रियल है तो एक वृत्तीय होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे, और एक वृत्तीय है तो इनका क्रॉस रेशियो रियल आएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इस पेपर का सबसे शानदार सवाल, है ना, ऐसे घुमाने के दिया ना कि आदमी, है ना, हो जाए, सच में अच्छा सवाल है। हाँ, सुनना, देखना, ठीक है। ये मिटा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। ओके, अगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रो द फंक्शन w डिफाइंड बाय w इक्वल टू रो z इक्वल टू रो cos phi प्लस आयोटा sin phi, और z इक्वल टू दे रखा है log रो प्लस आयोटा phi केसेस टू बी एनालिटिक, मतलब कहाँ पर एनालिटिक नहीं है ना, किस रो की वैल्यू के लिए, ये अपने को देखना है, ठीक है। अब समझना, आराम से 1 बाय 1 चीजें देखना है ना। सबसे पहले अगर हमको एक w इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है ना, और w जो है r और थीटा का फंक्शन आ जाए, किसका, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल w बाई डेल r, ये पढ़ा है ना। मतलब बहुत ही शानदार थे, मतलब इसको इतना तरीके से घुमाया ना, चीजों को देखना। दूसरा z क्या होता है फिर, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, तो मैं ऐसा लिख दूं, है ना। अब देखो यहां से इसने क्या किया, चीजें थोड़ी सी पलटी है, बस ये हेर फेर किया, वो कुछ भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि अपन कहते हैं कि जहां dz बाई dw इक्वल टू 0 होता है वहां फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, ये पढ़ते हैं ना। अब यहां से देखो, ये देखना, यहां पर है अपने पास जो w है उसकी जगह है z, है ना, w है उसकी जगह z log रो प्लस आयोटा फाई, और w इक्वल टू है अपने पास रो कोस फाई प्लस आयोटा रो साइन फाई, है ना। अब यहां से आप कंपैरिजन करके देख लो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना।
डी जेड बाई डी डब्ल्यू, ठीक है, डी जेड बाई डी डब्ल्यू। वो कैसे निकलेगा, यहाँ थीटा की जगह फाई है तो e की पावर माइनस आयोटा फाई, और w की जगह है तो यहाँ से देखो w की जगह यहाँ कौन है, यहाँ जो हमारे पास w है उसकी जगह z है और z है उसकी जगह w, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल z बाई डेल r की जगह रो है बस। तो ये कितना होगा e की पावर माइनस आयोटा फाई, ऐसे ही डेल जब ये आ जाएगा 1/रो, और यहाँ से अगर देखेंगे रो कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस आयोटा फाई, यहाँ से ये e की पावर आयोटा फाई बनेगा ना, रो e की पावर आयोटा फाई, तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना मिलेगा, या 1/रो e की पावर आयोटा फाई अपॉन डब्ल्यू, तो यहाँ से 1/w है ना। और ये जीरो कब होगा, जब w इक्वल टू इनफाइनाइट, बाकी नहीं हो सकता, तो कहाँ पर एनालिटिक फेल करेगा, w इक्वल टू इनफाइनाइट पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस ये जो हमको पता था इसको इसने इस फॉर्म में दिया ताकि कंफ्यूजन होवे, है ना। बस ये सवाल था, सीधा सीधा इसका आंसर ये है, ठीक है। मैं आगे बढ़ू, आराम से इसको वापस देखना हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ना। x और y रियल नंबर है, ये तो वैसे 12th बेसिस है, पर वैसे भी अपन सोच सकते हैं, ये इसका आंसर देखना है ना। पॉइंट x कोमा वाई, इसके लिए z माइनस 1 z माइनस आयोटा वो हमेशा रियल है ना, तो वो कहाँ लाई करेगा ये बात कर रहा है। वैसे भी हमको पता है ये w इक्वल टू है ना ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस बी आ जाए, है ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, तो जो होता है उसमें स्ट्रेट लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन पर, और जो है हमारे पास सर्कल, या तो स्ट्रेट लाइन पे या सर्कल पे, या स्ट्रेट लाइन या सर्कल या स्ट्रेट लाइन पर मैप करता है, तो उससे जो है ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाले। बाकी अगर वो रियल है तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्जुगेट, है ना। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दिखेगा, देखना जेड जेड बार इधर से आएगा और एक जेड जेड बार इधर से आएगा, और दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म जेड और जेड बार में बचेगी, और ये जो है ओनली जेड और जेड बार में। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी। जेड जेड बार मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तो मतलब ये वाली टर्म नहीं आएगी, तो ये वाली टर्म नहीं आएगी, तो स्क्वायर वाली टर्म ना तो पैराबोला बनेगा, ना इलिप्स बनेगा, ना सर्कल बनेगा, ओनली स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ में। वैसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा, जैसे जेड जेड बार, नहीं मैं लिख देता हूँ, जेड माइनस 1 जेड बार प्लस आयोटा, ये क्या किया, मोड है ना, कॉन्जुगेट लगाया, ऊपर वाले पे कॉन्जुगेट, यहाँ कॉन्जुगेट लगाएंगे तो जेड बार, और आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, है ना। मुझे दूर से दिख रहा था, देखो ये कैंसिल होता हुआ, ठीक है, बाकी अपन देख सकते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। आ गया समझ में। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस रहे जो अभी फर्स्ट ग्रेड 2026 में पूछे गए थे, उनका ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, फिर से रिपीट हो सकता है, ध्यान रहे। पर अब जो है आगे तुम ऐसे सोच सकते हो, ये सोचना एग्जाम में अगर पहले नहीं देखा हुआ ना तो मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन, ये सवाल एग्जाम में 90% लोगों से नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल तुम करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुमको बहुत जानना जरूरी, क्योंकि तुम टेंशन लेते रहते हो, अरे यार सर ये सवाल नहीं आया तो, अबे जो आता है वो कर ले। हमको तो हम अपने को पता है ना कट ऑफ कितनी जा रही है, हमको तो उतने नंबर चाहिए सब्जेक्ट में, 150 में से 100 क्वेश्चन के अराउंड अगर हमने कर लिए, उधर से जीके में 60 के आसपास कर लिए, वैसे ही 320 प्लस हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। 50-55 भी कर लिए तो 310-320 के आसपास अपन पहुंच जाएंगे। कम सीटों में भी हम वैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, पर ज़्यादा है इस बार तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगला एक और टॉपिक उठाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस, ठीक है। थैंक यू सो मच।